नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात करेंगे अच्छे दिन आएंगे। जी हाँ, बीजेपी में कुछ नेताओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। हेमंत खंडेलवाल को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और उसके बाद से अब राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबर है कि दिल्ली से नियुक्तियों को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है, लिहाजा अब जल्दी ही कुछ नेताओं को निगम मंडल और आयोग में कुर्सी दी जाएगी। हालांकि नियुक्तियों पर कांग्रेस तंज कस रही है, लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश अध्यक्ष चुनने में बीजेपी को 6 महीने लगे और ऐसे में इन राजनीतिक नियुक्तियों में उसे कितना समय लगेगा और बीजेपी इन नियुक्तियों में किन नेताओं को ज़्यादा प्राथमिकता देगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक नियुक्ति की बारी। बीजेपी ने शुरू की तैयारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कयासों का बाजार गर्म है कि निगम मंडल और आयोगों में किसे जगह दी जाए, इस पर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी जल्द नामों को लेकर चर्चा हो सकती है। दरअसल प्रदेश में कई नेता खुद की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ऐसे नेताओं को यहां एडजस्ट कर सकती है जो चुनाव हार चुके हैं, जैसे कि रामनिवास रावत। इसके साथ ही चर्चा तो कई नामों की है। इनमें पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, कमल पटेल, उमाशंकर गुप्ता, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया समेत कई नाम हैं। हालांकि इन राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर फिलहाल पार्टी के भीतर क्या कुछ हो रहा है, इस पर बीजेपी का क्या तर्क है, वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सदैव कार्यकर्ताओं नेताओं के काम का मूल्यांकन किया जाता है और जो भी नेता कार्यकर्ता काम करते हैं उनको उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार दायित्व दिया जाता है। निगम मंडलों में नियुक्ति मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। वो पार्टी में जिस तरह से कार्यकर्ताओं द्वारा काम किया गया है, समर्पण के साथ उनका योगदान है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री जी दायित्व भी देंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि नियुक्तियों के लिए दिल्ली से भी हरी झंडी मिल गई है, क्योंकि ये नियुक्तियां सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, संतुलन और सियासी सेटिस्फेक्शन का जरिया है। इसलिए बीजेपी नेता भी इसका इंतजार कर रहे हैं। वही कांग्रेस इन अटकलों के बहाने बीजेपी पर तंज कस रही है और बीजेपी में खींचतान के आरोप भी लगा रही है। मोहन भागवत जी जो है बाकी नेताओं से तो कह रहे हैं 75 साल में रिटायर हो जाओ, मोदी जी को आईना दिखा रहे हैं। और जो है दूसरी तरफ 84 साल का जो है 82 साल का कुसमरिया उसको अध्यक्ष बना दिया आयोग का। यहाँ पे कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं। पूरे प्रदेश में कोई नौजवान लड़के ही नहीं मिल रहे उनको। अभी कांग्रेसियों को बना देंगे। बीजेपी में बचा क्या है? जो बीजेपी का नेता है कार्यकर्ता है वो झाड़ू लगाए उसमें, उसके लिए वही काम सबसे सही रहा, बरसों से कर रहा है। कांग्रेसियों ने राज किया इसलिए वहां जाके भी राज कर रहे हैं। अब ये राजनीतिक नियुक्तियां कितनी जल्दी होंगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल को बीजेपी की कमान देने में ही पार्टी का करीब 6 महीने का समय लग गया। ऐसे में निगम मंडल और आयोगों में ये नियुक्तियां कितनी जल्द पूरी होंगी, ये भी देखना होगा। साथ ही किसे मौका मिलेगा और कौन इंतजार में रहेगा, ये भी सवाल आने वाले दिनों में उठेंगे ही। खैर, फैसला शायद बीजेपी का हाई कमान करेगा, जिस पर नजर सबकी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है उपमन्यु जी आपका। तो जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे, इसके बाद जो जितने निगम मंडल आयोग थे सबको भंग कर दिया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी नियुक्ति हो जाएगी। फिर लोकसभा के चुनाव हो गए, लेकिन उस चुनाव को बीते भी 1 साल का वक्त हो गया और अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद एक फिर खुशखबरी आने की उम्मीद है। तो लग रहा है कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इतनी जल्दी सारे हो जाएंगे या एक साथ हो जाएंगे, या अभी इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि अध्यक्ष में भी यही हो रहा था कि बस आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, फिर कभी कुछ सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, कभी कारगिल हो गया। देखिए मनोज जी, क्या है इसमें कि जब किसी प्रकार का चुनाव होता है ना, जैसे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, तो आपके सामने आपका प्रतिद्वंदी परिभाषित रहता है कि मुझे कांग्रेस से लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है। लेकिन जब पार्टी के अंदर कोई चीजों का चयन करना होता है ना, तो अपनों में अपना ढूंढने की बहुत खासी मशक्कत होती है।
और इसीलिए हर बार किसी भी तरह की नियुक्ति की जब भी बात होती है तो इस तरह के जो आपने लिखा कि अच्छे दिन आएंगे, बस ये इस तरह का एक शिगुफा आता है और कुछ दिन वो चलता है, आज हो रहा है कल हो रहा है और फिर धीरे से उस चीज को और टल जाता है, कोई ना कोई ऐसी वजह आ जाती है। फिर भी अगर ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि अब बीजेपी में दो तरह के नेता हो गए हैं। कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा आ गया है और एक बीजेपी का बड़ा हिस्सा। अब क्या होता है कि जब भी कांग्रेसी जो आए हैं बीजेपी में, तो बीजेपी वाले उनको उस दिन से गिनते हैं जिस दिन से वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जबकि वो अपनी वरिष्ठता, अपनी निष्ठा, अपना समर्पण सारा उसको काउंट करके रखते हैं। दूसरा इशू ये उठता है कि अभी भी जो नाम आपने एक दो नाम अभी अपने शो में दिखाया और उसके पहले मैंने भी कहीं से मालूम किए जो नाम चल रहे हैं जी, उसमें होता है कि ज्यादातर ये लगता है कि जो विधायक हार गए हैं, जो मंत्री हार गए, उन्हीं को फिर ये कहीं ना कहीं एकोमोडेट करते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नीचे वाले कार्यकर्ता को लगता है कि विधायक भी उन्हीं को बना दिया, मंत्री भी उन्हीं को बना दिया, हार गए तो निगम मंडल भी उनको बना दो। तो इसके बाद पार्टी के अंदर बहुत सारे द्वंद्व होते हैं। ये बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है जितनी आसानी से ये कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये सारी चीजें हो जाएंगी। नहीं, इसलिए हमने लिखा आएंगे, आगे नहीं लिखा है। हाँ, आएंगे, आपने बिल्कुल जब आ सही, जाए। सही शब्द इस्तेमाल किया है कि आएंगे, या बल्कि और सही शब्द कि आ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी इसमें खुलासा नहीं ऐसा कालांतर में होता रहा है। मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि मैं जिस शहर का बाशिंदा हूँ, इंदौर का, वहां आखिरी बार कब एल्डरमैन चुने गए थे नगर निगम में, मुझे याद नहीं, किसी का नाम याद नहीं, जबकि आप रोजमर्रा में इस तरह की चीजों से जुड़े रहते हैं। मुझे याद नहीं एल्डरमैन कब बने थे इंदौर में। तो ये प्रक्रिया 1 साल से विकास प्राधिकरण एल्डरमैन की उम्मीद में बेचारे ओल्ड मैन हो गए, बस ये कह सकते हैं। हाँ, और फिर क्या होता है कि इसमें चयन में एक चीज और देखना होती है पार्टी को, कि ये व्यक्ति जिसको हम बना रहे हैं भविष्य में पार्टी के लिए कितने काम का है। क्योंकि कई बार होता है कि ये जो निगम मंडल होते हैं, कुछ तो ठीक है डे टू डे रोजाना में आपका उनका जनता से पाला नहीं पड़ता, लेकिन कुछ निगम मंडल ऐसे होते हैं जो जिनका पब्लिक से पाला पड़ता है। इंदौर नगर निगम के हो या फिर एल्डरमैन हो या विकास प्राधिकरण के जो भी चेयरमैन हो, तो वो शहर के विकास को दर्शा देते, तो उसका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पार्टी में दिखता है। या उस नेता को अगर उनको विस्तारित करना है, जैसे इंदौर में चेयरमैन रहे 2 बार शंकर ललवानी, अब वो सांसद हैं, तो वो ये भी देखा जाता है कि जिसको हम बना रहे हैं वो भविष्य में पार्टी के कितने काम का है, पार्टी को कितना विस्तारित कर सकता है, या जिस जगह पे बिठाया जा रहा है वहां से क्या रिजल्ट दे सकता है। तो ये सारी चीजों को एक साथ तोल के किसी एक नाम पे सहमत होना, ये बहुत आसान काम नहीं, खासतौर से राजनीति में, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपने जो कहा कि आपको चुनाव में पता रहता है कि कौन आपका दुश्मन है, लेकिन अब तो ये प्रक्रिया भी इतनी बदल गई है ना कि जो बगल में आपके साथ बैठा है और 1 घंटे बाद पता चलता है वो दूसरी पार्टी में है। हाँ, और हो सकता है वहां से टिकट ले आता है, या हो सकता है वहां से वो निगम मंडल अध्यक्ष बन जाए। हो सकता है इस प्रक्रिया में भी कुछ लोग हम ऐसे देखें कि जब नाम आने वाले हों, पता चला दूसरी पार्टी का अचानक से एक नाम आए कि ये कब हो गया और ये कब आ गया और इसको कब कुर्सी मिल गई। हाँ, हुआ ना, बहुत ऐसा कालांतर में बहुत बार हुआ है। मेरे शहर में तो कांग्रेस से बाहर जो सज्जन रहे बहुत दिनों तक सेबोटेज के चक्कर में, वो जब लौटे तो मेयर का टिकट लेके लौटे थे कांग्रेस से जी। पहले पार्टी से बाहर रहे बहुत साल तक, और फिर जब वो रातों रात कांग्रेस में शामिल हुए, रख देते मेयर का टिकट लेके लौटे। तो ये राजनीति का एक स्थायी तत्व है कि कौन आपके साथ है कौन नहीं। फिर भी एक मोटा मोटा आपको पता होता है कि अब जो 20 साल से या जितने नाम है उसमें बहुत सारे जो चल रहे हैं नाम, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5-5 चुनाव लड़ लिए, 8-8 चुनाव लड़ लिए। उनसे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो कल अगर उनको नहीं बनाया तो कल कहीं और हो जाएंगे। क्योंकि नहीं, एक सबसे बड़ा उदाहरण है सुरेश पचौरी, कांग्रेस के अध्यक्ष रह लिए, केंद्रीय मंत्री रह लिए, वो बिना पद के बीजेपी में आ गए हैं वो। अब ये तो जब जैसे क्या होता है, मेरे ख्याल से जो दल जो बदला जाता है वो 2-3 कारणों से बदला जाता है। एक तो वो जो आप बता रहे हैं कि कोई ना कोई अपेक्षा होती है उसकी कि मुझे अगर आप बुला रहे हैं या मैं आपके पास आ रहा हूं तो मुझे क्या, मेरा क्या, जो राजनीति का एक स्थायी तत्व है कि मेरा क्या, ये तो कोई पॉलिटिक्स आदमी धर्मादा में बहुत कम लोग करते हैं। और दूसरा एक होता है तात्कालिक आवेश में कि आपको अपनी पार्टी में सम्मान नहीं मिला, आप छोड़ के आ गए, नई पार्टी में जो होगा देखा जाएगा। तो ये इस पे इतना घालमेल हो गया है दोनों दलों में, खासतौर से बीजेपी में, क्योंकि बहुत तेजी से कांग्रेसियों का पलायन बीजेपी में हुआ है। तो अब उनका चयन आसान नहीं है। आपने पहला नाम जो बताया रामनिवास जी रावत, उनको बीजेपी में ले आए, उनको चुनाव लड़वा दिया, वो हार गए। अब मंडल निगम के लिए बात चल रही है। तो वहां जो बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, जिसने अपनी निष्ठा, अपना समर्पण अपनी एक पीढ़ी गुजार दी है, या जिसने 20 साल, वो फिर दूर खड़ा होकर देखता है कि ये क्या चल रहा है। ये सारी चीजों के बीच किसी सरकार को या किसी संगठन को किसी एक पद के लिए 20 में से 25 में से या 10 दावेदारों में से निकालना
ये बहुत कठिन काम है और ये जितनी आसानी से नाम चल गए हैं उतनी आसानी से चयनित हो जाएंगे, इसमें मुझे फिलहाल शक है। आगे का नहीं पता पार्टी में क्या चल रहा है। प्रभु जी बिल्कुल एक कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि मान लीजिए कोई 5 चुनाव लड़ लिया, मेयर रह लिया है, वो मंत्री रह चुका है, वो चुनाव हार जाता, फिर आप उसको निगम मंडल में अगर मनोनीत कर देते हैं। कुशमारिया जैसे नेता भी हैं जो पार्टी को गरिया देते हैं, पार्टी से निकाल दिए जाते हैं और इस उम्र में उनको फिर से पदोन्नत कर दिया जाता है, एक तरह से एक सम्मान दे दिया पार्टी ने, एक पद दे दिया जाता है। जो मंत्री रहते चुनाव हार जाता है, फिर आप उसको निगम मंडल का अगर अध्यक्ष बनाने का कर रहे हैं प्रयास, अभी हुआ नहीं है, तो कोई तो एक क्राइटेरिया बनना चाहिए। क्योंकि वो कार्यकर्ता जिसको वो सोचता है कि पार्षद का टिकट मिलेगा, वो उम्मीद करता है कि ठीक है नहीं मिला आगे कुछ होगा, जिसको विधायक का नहीं मिला उम्मीद करता है आगे कुछ होगा, सांसद का नहीं मिला वो कुछ उम्मीद करता है। लेकिन जो लोग रह चुके हैं, हार चुके हैं, या जिनके टिकट काट दिए जाते हैं बार बार किसी कारण से, फिर आप उसको अगर निगम मंडल में ले आते हैं तो फिर मतलब क्या निकलता है इस कवायद का? मनोज जी, जो आप कह रहे हैं वो राजनीतिक दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में एक अनार 1 लाख बीमार वाली बात कर रहे हैं आप। हर पद के पीछे जो है सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ पे जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो नया बीजेपी में आया है युवा मोर्चा से, वो भी उम्मीद लगाए हुए है कि अगले चुनाव उसको विधायक का टिकट मिल जाएगा। जो विधायक है वो उम्मीद लगाए हुए है कि मंत्री बन जाएगा, मंत्री उम्मीद लगाता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री उम्मीद लगाता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये एक राजनेताओं की एक जो ललक होती है, जो गडकरी ने एक बार विस्तार से बताया था कि हर एक आदमी की जो इच्छा है। अब ये जो है, ये जिन नियुक्तियों की हम बात कर रहे हैं, ये नियुक्तियां कोई वैसी नहीं है, चुनावी नियुक्तियां नहीं है, ये कोई संवैधानिक वैसी अनिवार्यता की नियुक्तियां नहीं है, राजनीतिक मजबूरी की नियुक्तियां हैं। आप अपने लोगों को कुछ पदों पर एडजस्ट करते हैं जिससे वो पार्टी को मजबूत कर सके और आगे चुनाव के लिए वो व्यक्ति जो है एक चेहरा बन के तैयार हो सके, तो थोड़ा अगले चुनाव में मजबूत हो जाए। तो निश्चित तौर पर आप यदि आपने रामकृष्ण कुशमारिया का नाम लिया, तो रामकृष्ण कुशमारिया वो व्यक्ति हैं जो एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं। एक समाज, ऐसे समाज से आते हैं जहाँ पर वोट बैंक प्रभावित, लेकिन वो खुद चुनाव लड़े 1000 वोट लाई, ये बात हो रही है वो हार गए, लेकिन उन्होंने बीजेपी के दो सीटों पर एक मंत्री को हरा दिया, दूसरे पे हरा दिया। खुद भले हार गए, हाँ खुद भले हार गए, लेकिन आप उस व्यक्ति को देख लीजिए, उसको दमोह से चुनाव लड़ाया, दमोह से सांसद बना, उसको खजुराहो से चुनाव लड़ाया, खजुराहो सांसद, वो मंत्री भी बनाया पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं उसकी एक वोट बैंक जो उनके पीछे है, वो पार्टी से निकल गए, फिर पार्टी ने वापस लिया, क्योंकि उनके पीछे एक वोट बैंक खड़ा हुआ है, एक जाति खड़ी हुई है जिसको उनको संतुष्ट करना है। तो इसलिए उनकी कुशमारिया की अनिवार्यता उनको दिखाई देती। योग्यता अलग है, लेकिन उनकी ये राजनीतिक योग्यता जो है भारी पड़ती नहीं। लेकिन जैसे मान लीजिए रामनिवास रावत है, अब उनकी क्या जाति की उपयोग? देखिए, रामनिवास रावत उस क्षेत्र का एक चेहरा है, कई बार वो वहां से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 2 कांग्रेस सरकार में भी रहे, यहाँ भी रहे हैं। आप वहां पर एक नए व्यक्ति को स्थापित करेंगे, उसकी जगह एक पुराना व्यक्ति जो कि स्थापित व्यक्ति हो, चुनाव हार गया किन्हीं कारणों से, चाहे अपनी गलतियों से हार गया हो, अगले चुनाव के लिए भी वो सशक्त दावेदार है ना उसका, क्योंकि जनता उसको जानती है। एक नए व्यक्ति को वहां पर आप खड़ा करने जाएंगे तो शायद दिक्कत होगी। ये होता तब है जो जिसकी हम बात करेंगे, नए लोगों को मौका दें कि वर्तमान विधायक जिसने चुनाव हारा वो तो बीजेपी से गया हुआ आदमी था। आपने कोई बात नहीं, वो चला गया नहीं, वो अगले चुनाव तक स्थितियां पलट जाती है मनोज जी। जो व्यक्ति हारा, जो विधायक है या मंत्री है, सांसद है आज की तारीख में, उस व्यक्ति के प्रति उसके क्षेत्र में इतनी ज्यादा नाराजगी है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, यदि वो है तो पार्टी वहां पे बदलने का निर्णय लेती है कि उसकी जगह दूसरे को ले आया जाए। नहीं तो एक ये होता है कि जो अनुकूलता जिसके प्रति हो क्षेत्र में, आसानी से जो चुनाव जीत जाए, पार्टी को कम मेहनत करनी पड़े, तो वैसे चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ये सब वैसे चेहरे हैं। रामनिवास रावत खुद रिटायर नहीं हो रहे हैं। रामनिवास रावत चूंकि बड़े हैं, उनको टिकट नहीं देगी पार्टी, ये मालूम है कि अगले चुनाव में दूसरी पार्टी से चले जाएंगे, वो कांग्रेस में नहीं देगी तो किसी और पार्टी में चले जाएंगे, वो निर्दलीय चुनाव लड़के बीजेपी के लिए। चुनाव में जो मुरैना भी देखा था कि सुबह टिकट होता है, नहीं होता है, शाम को दूसरी पार्टी से लाते हैं, रात को इसलिए ये जो जिन निगम मंडलों की हम बात कर रहे हैं, ये पार्टी की एक राजनीतिक फसल तैयार करने का तरीका है कि आप जो नेता जो चुनाव हार गए हैं, उनको यदि वो हैं तो आप उनको नहीं संभाल के रखेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसको संभालना, आगे के लिए लोगों को तैयार करना, ये उसका तरीका है। इसलिए यहाँ पर नियुक्तियां की जाती नहीं तो 1.5 साल से तो बिना अध्यक्षों के चल ही रहे निगम मंडल, कहीं कोई काम रुकता हुआ दिखाई दिया क्या? आयोगों की बात अलग है कि वो संवैधानिक आयोग है, उनका एक जुडिशियली टाइप का पावर होता है उनका, वहां पे नियुक्तियां नहीं हो रही। ये जरूर आश्चर्य का बात है कि उन पदों को पहले भर दिया जाना चाहिए था, जो पद खाली हैं, जो जनता से जुड़े निर्णय लेते हैं। लेकिन निगम मंडल इनकी क्या जरूरत है? यहाँ जो वो अध्यक्ष को बनाएंगे आप, तो उसको गाड़ी देनी, घोड़ा देना, स्टाफ देना, मकान देना, उसके दौरों के खर्चे वहन करना, ये एक अतिरिक्त खर्चा आप अपने आप में ले रहे हैं।
वो मंत्री है, यदि अध्यक्ष के तौर पर खबर आई थी ना वही कुछ खर्चा कर आयोग रहा है। मंडल की कि उनके क्या हाल है, तो कि ये बेचने का दफ्तर है या जो सिया का लड़ाई हम देख रहे हैं कि अफसर और नेता और जो अध्यक्षों की, ऐसे फिर हमको नजारे तो यहाँ हो सकता है निकट भविष्य में देखने को लेकिन मिल जाए। यहाँ जो मामला है मनोज जी, ये आप अपने नई राजनीतिक फसल, नई पीढ़ी तैयार करना या योग्यता रखना, कि आमतौर पे मेरा यो मानना है जी। जो रामनिवास रावत के नाम पे हम डिस्कस कर रहे हैं या रामकृष्ण सुनवारी, ऐसे लोगों को बनाया जाएगा जो उस क्षेत्र में दोबारा चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं या लड़ सकते हैं, जिनको पार्टी लड़ाने जाए, या उन नए लोगों को बनाया जाएगा जिनको हमको स्थापित करना है किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि इन्हीं से टिकट दिए जाते हैं ना आगे चल के पार्टी में। कोई नए आदमी को टिकट देंगे तो आपको जो ब्लैंक रहेंगे आप उसकी जीतने की संभावना, ये स्थापित लोग हैं। मैं एक उदाहरण के साथ बता देता हूँ, 2 विधानसभा क्षेत्रों का उदाहरण है। एक जगह पे 40,000 से ज्यादा वोट पाए हुए व्यक्ति को, जो पार्टी का ही था, चुनाव हार गया। अगली बार दूसरे दावेदार थे। जब डिस्कशन आया पैनल पे तो पार्टी ने उसी व्यक्ति को चुना जो 40,000 वोट से हार गया था, क्योंकि इसके पास 40,000 वोट थे, एक चुनाव में वो घूम चुका था। एक और उदाहरण दे देते हैं, पृथ्वीपुर का शिशुपाल यादव का पूरा नाम के साथ दे देते हैं। वो निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहे थे, क्षेत्र में प्रचार किया, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो 44 से 48,000 वोटों से रहे, चुनाव में हार गए। आप ये देखिए कि अगला चुनाव आने के पहले पार्टी ने उनको लिया, अपने प्रचार कराया और उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ाया और उपचुनाव लड़ा के उनको विधायक भी बन गए वो। तो ये है कि आपके पास एक वोट बैंक उसके पास है। रामनिवास रावत को लेकिन तो आपने उदाहरण दिया है तो एक और उदाहरण भी है ना, जैसे मान लीजिए सीताराम आदिवासी को आपने चुनाव पहले शहरी आयोग में भेज दिया, कल को तो वो भी टिकट के दावेदार है, रामनिवास को बना देते वो भी दावा ठोकेंगे, निश्चित तो ये तो फिर पार्टी के लिए संकट हो जाएगा। मतलब ऐसे जिसका वोट, जिसका जातिगत समीकरण, जिसके क्षेत्र में सक्रियता, जिसके साथ कार्यकर्ता, जिसका वोट बैंक, पार्टी उसको चुनती है विधायक के टिकट के लिए। तो इनमें से वो जो ज्यादा सर्वोत्कृष्ट होगा उसको टिकट मिलेगा, दूसरे को फिर एडजस्ट कर दिया जाएगा किसी निगम मंडल में, जैसे सीताराम आदिवासी को किया गया था चुनाव के समय। एक एक्सटेंशन और दे देंगे फिर हो सकता है। लेकिन ब्रजेश जी, लग रहा है कि इतनी जल्दी हो जाएगा, जो ललित जी ने कहा, प्रभु जी ने उदाहरण दिए, और जो कांग्रेस ने जिक्र किया है कुशमरिया की खासतौर से 82 साल, तो खड़गे जी की उम्र भी उनको शायद बता देनी चाहिए थी। भागवत का जिक्र किया तो शायद कमलनाथ का वो भूल गए थे, अभी 4 ही दिन पुरानी बात है कि अभी तो मैं जवान हूँ। तो ऐसे में उम्र कोई क्राइटेरिया हो सकती है निगम मंडलों की नियुक्ति में? निश्चित तौर पर कोई क्राइटेरिया नहीं है मनोज जी, उम्र का कोई पैमाना भी नहीं है। जो प्रभु जी ने बताया कि आप एक तो नई पौध तैयार करते हैं और जो एडजस्टमेंट करते हैं कि आप किस नेता को वहाँ पे उस कुर्सी पे बिठा रहे हैं, वो कितना आपका वोट बैंक साथ सकता है। तो ये जो एडजस्टमेंट है उसमें उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं, और कांग्रेस को तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। उनके यहाँ तो खड़गे जी 80 साल के हैं। नहीं, क्योंकि उनके यहाँ तो कमलनाथ जी कह रहे हैं जाते आयोगों की नियुक्ति हाँ, कर गए, नियुक्ति जो कर गए, कुछ कर ही नहीं पाए, इस्तीफे के 1 दिन पहले 2 दिन पहले आदेश हुए सबके। निश्चित तौर पर नियुक्तियां हो जानी चाहिए आयोग में, तो खासकर कि जिससे उनका कामकाज, आप देखिए पेंडेंसी कितनी पड़ी है। महिला आयोग में आप देख लीजिए कि महिला आयोग है, बाल आयोग है, मानवाधिकार आयोग, उस क्षेत्र में काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं ना। उनसे जुड़े बच्चों से जुड़े हैं, महिलाओं से जुड़े मामले हैं, तो वो उस हिसाब में काम हो सकते हैं वहाँ पर। तो उसमें तो पहले ही नियुक्ति हो जाना चाहिए थे, लेकिन वो आप देखिए कि जिस तरह से कमलनाथ जी नियुक्ति करके गए थे, कोर्ट में चला गया था, इस वजह से वो मामला अटक गया। निगम मंडलों को जहाँ तक है, ये निगम मंडलों की नियुक्तियां भी मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा अब नहीं खींचने वाला है, क्योंकि जल्द बहुत लंबा वैसे ही हो गया। पिछली बार भी हमने देखा है जो गलती कमलनाथ जी ने की थी, हमने इसके बाद देखा है कि शिवराज जी के कार्यकाल में भी बहुत देरी से नियुक्तियां हुई थी। तो इससे जो नाराज़गी बढ़ती है एक सरकार के प्रति और संगठन के प्रति, और फिर जब अभी एक जो उम्मीद बैठी रहती है कि लोगों को लगता है कि भाई हमको बना दिया जाना चाहिए। जिन लोगों को आप लेकर आए, रामनिवास रावत की बात कर रहे हैं, आप लेकर आए ना उनको, और आपने चुनाव लड़ाया, हार गए, तो अब आप उनको एक तरह से वहाँ पे बिठा ही देंगे, जिस तरह से आपने उपचुनाव के बाद जो हारे थे उन लोगों को, सिंधिया के लोगों को एडजस्ट किया था। लेकिन वो परिस्थिति अलग थी ना, जब आपके पास बहुमत का संकट था। अब तो इतने ज्यादा हो गए हैं कि 2 दल बना दो आप। देखो 2 दल बना दो वो अलग बात है, अब उपयोगी कौन है? तो जो उपयोगी होंगे, जिनको आप नए क्षेत्रों के लिए यदि आप डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास अच्छा उम्मीदवार नहीं है, जहाँ पे जो दावेदार है वो अच्छा नेता बन सकता है, तो उसको आप एक पद दे देते हो, लाल बत्ती मिल जाती है, उससे वो उसके क्षेत्र में उसकी एक सक्रियता भी बढ़ जाती है, एक धाक भी बढ़ जाती है, कार्यकर्ता भी जुड़ जाते हैं, और वो खुद को ये मानने लगता है कि वो अगला दावेदार है। उसी तरह से उसको निगम मंडल में भी नियुक्ति की जाती है कि भाई क्षेत्र में काम करे, सक्रियता बढ़ जाए उसकी, और इससे उसका एक दबदबा बढ़ जाए क्षेत्र में, तो उससे आगे उसको चुनाव में फायदा होगा जब उसको टिकट दिया जाएगा। एक कोशिश ये रहती
रहती है, एक मजबूरी रहती है कि भाई जो आए हैं अब उनको एडजस्ट करना है, या जो एक क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में दो ऐसे कद्दावर नेता हैं कि इनमें से किसको चुनना है, तो उसलिए भी एडजस्टमेंट किया जाता है। तो कुछ पद इसलिए भी दे दिए जाते हैं, कुछ इसलिए दिए जाते हैं कि आगे आपको नए नेतृत्व तैयार करना है, युवाओं को तैयार करना है, कुछ को एडजस्टमेंट करना है। तो दोनों ही परिस्थितियां हैं वहाँ। और मुझे लग रहा है जिस तरह से कवायद चल रही है, जिस तरह से अभी बीजेपी में एक तरह से चल रहा है कि नियुक्तियां शुरू हो गई, मान के चलिए कुसमारिया जी की भी नियुक्ति हुई है, तो मुझे लगता है कि नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया और जल्दी ही, मतलब एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। और उससे जब ये देखा जाएगा कि किस तरह का कोई घमासान तो नहीं है, कोई नाराजगी तो व्यक्त नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द, यही जो प्रभु जी ने कहा कि इतने ज्यादा दावेदार हैं, तो ये तो संभव है ही नहीं कि नाराजगी ना हो, ये तो होगी सही, वो तो होगी ना। लेकिन आप कौन ज्यादा नुकसान कर सकते हैं? देखिए दावेदार तो बहुत है ना, लाखों की संख्या है वहां पे, हजारों की संख्या है, लेकिन उनमें आपको चुनना पड़ेगा ना जी। बीजेपी में जब कांग्रेस के लोग आ रहे हैं लॉलीपॉप के लिए, तो फिर वो बीजेपी वाला क्यों जाएगा? बीजेपी का जो मामूली कार्यकर्ता जो किसी पद पे नहीं है, वो भी जो चाहता है कम से कम एक ट्रांसफर तो साल के करा लेता होगा, एक कोई मोहल्ले का काम करा लेता नहीं है ना उसके पास तो। लेकिन फिर विकल्प नहीं है, तो फिर विकल्प क्या है? ये भी तो एक संकट है ना। देखिए मनोज जी, नाराजगी का कोई सवाल नहीं है जी। जो दमदार नेता हैं, जो पार्टी के लिए चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा, कुछ का निगम मंडल में हो जाएगा, कुछ का संगठन में हो जाएगा। टिकट काट दीजिए, मान लीजिए आपने जिनके टिकट काट दिए थे कि ये जीत नहीं सकता या किसी और कारण से, अब आपको ऐसा क्या लग रहा है कि 3 साल के अंदर कि वो ऐसा क्या कर देगा पार्टी के लिए? क्योंकि अगर वो नुकसान पहुंचा सकता था तो उसी चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता था ना पार्टी को। इसका जवाब मैं देता हूँ। इसी भारतीय जनता पार्टी में से बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि आपने एक बार उसका टिकट काटा कि ये चुनाव नहीं जीतने वाला है, दूसरे को टिकट दिया और अगले चुनाव में, एक चुनाव के बाद फिर वही व्यक्ति की योग्यता आपको देखने लगी कि नहीं ये जीत सकता है, दूसरा नहीं जीत सकता है। तो राजनीतिक दल समय काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेते हैं, किसी व्यक्ति के हिसाब से निर्णय नहीं लेते हैं। यहाँ पे राजनीति में नरसिम्हा राव भी उदाहरण है, जो रिटायरमेंट लेकर घर चले गए थे और फिर प्रधानमंत्री बन गए थे। तो यहाँ पे जब तक आदमी सक्रिय है, जब तक वो खुद ही बिस्तर पे नहीं लेट जाता, तब तक उस आदमी की उम्मीदें बनी रहती हैं, उस आदमी को लेकर संभावनाएं राजनीतिक दलों की बनी रहती है। और जो 75+ में जिनको आपने रिटायर कर दिया था, सरताज सिंह का उदाहरण है, उनको बीजेपी वापस बाद में लेकर आई थी ना, उनको इसके पहले भी एक ऑफर दिया गया था, कांग्रेस से जटिया को भी ले आए। हाँ, कांग्रेस से भी एक ऑफर दिया गया था जब कांग्रेस से टिकट मिल रहा था। इसके बाद बीजेपी से भी ऑफर था कि हम आपको टिकट दे देते हैं, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि वो बात के पक्के थे। लेकिन बाद में वो बीजेपी में आए ना, तब एहसास हो जाता है कई बार कि भाई ये गलत चुनाव लड़के आ गए थे, एक चुनाव लड़के आ गए थे, तो पता चला कि उनकी ताकत क्या है। तो व्यक्ति की भी ताकत होती है, उस कारण पार्टियां अपना निर्णय बदल लेती हैं। अब किसकी क्या ताकत है, खैर तो वो लिस्ट से पता चली जाएगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद ललित जी आपका। तो अच्छे दिन आएंगे, आप किसके आते हैं, कब तक आते हैं और क्यों आते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।